हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में अपने डिस्कस करेंगे बेलमेंट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो सीए इंटर और सीएमए इंटर के सिलेबस में है। उस पे हम यूनिट 2 का डिस्कशन, उस पे रिवीजन करेंगे बेलमेंट एंड प्लेज के ऊपर। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये वाला जो यूनिट 2 है, इसमें रहेगा अपना बेलमेंट एंड प्लेज, जिसमें सेक्शन 148 से लेकर 181 तक कवरेज है। बेलमेंट में चार चीज है। ड्यूटीज हम लोग सीखेंगे, ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ बेलर, ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ बेली, फाइंडर ऑफ गुड्स, जनरल लियन एंड पर्टिकुलर लियन, प्लेज में पॉनी राइट्स, पॉनर राइट्स, प्लेज बाय मर्केंटाइल एजेंट, डिस्टिंक्शन बिटवीन बेलमेंट एंड प्लेज। तो सबसे पहले चालू करते हैं बेलमेंट का होता क्या है, मतलब बेलमेंट के मतलब से समझते हैं। बेलमेंट डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड बेली, दैट इज विच मीन्स टू डिलीवर। मतलब बेलमेंट का वर्ड कहाँ से आया? फ्रेंच वर्ड से डिराइव हुआ, जिसका मतलब क्या होता है? टू डिलीवर, दैट इज टू डिलीवर। ठीक है ना। पार्टीज टू बेलमेंट समझते हैं। बेलमेंट में कितने पार्टीज होते हैं? बेलमेंट में हमेशा याद रखना दो पार्टी होता है, एक होता है बेलर और एक होता है बेली। बेलर कौन होता है? द पर्सन डिलीवरिंग द गुड्स, जो गुड्स को डिलीवर करता है। और बेली कौन होता है? द पर्सन टू होम द गुड्स आर डिलीवर्ड, जिसको गुड्स डिलीवर हो रहा है, वो कौन हो जाएगा? बेली। एग्जाम्पल लेते हैं, वेर एक्स डिलीवर्स हिज कार फॉर रिपेयर टू वाई। हमने मान के चलो मिस्टर एक्स ने वाई को रिपेयर के लिए कार दिया। ठीक है, तो क्या वो हमेशा के लिए दे दिया? नहीं। तो इस केस में क्या हुआ? रिपेयर के लिए दे रहा है, कुछ पर्पस के लिए दे रहा है ना। तो एक्स क्या हो गया? बेलर एंड वाई इज द बेली। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल 2 में देख सकते हो आप। जैसे एक्स ने वाई को, टेलर था, उसको क्लोथ दिया सिलने के लिए, स्टिच करने के लिए। तो उसके बाद फिर स्पेसिफिक पर्पस जब वो सिल देगा, तो वो वापस से उसको क्या करेगा? रिटर्न कर देगा इसको, कपड़ा सिलकर। ठीक है ना। अब देखो, द इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में कितने सारे इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, हमेशा याद रखना। पहला, कॉन्ट्रैक्ट। आपको पता ही है कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। दोनों में एक्सप्रेसली अग्रीमेंट होना चाहिए, है ना। अग्रीमेंट होगा और क्या नाम है, लीगल टर्म में होना चाहिए। ऑब्जेक्ट डिफाइन होना चाहिए। द कॉन्ट्रैक्ट में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है, मुंह से भी बोल सकते हैं, लिख के भी अग्रीमेंट बन सकता है। ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी टू क्रिएट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। बेलमेंट के केस में कंसिडरेशन जरूरी नहीं है, जो हो ही। ठीक है ना। डिलीवरी ऑफ गुड्स, नंबर बी क्या है? डिलीवरी ऑफ गुड्स होना चाहिए। एक्चुअल डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। थोड़ा सा बेसिक अपने ज्ञान समझते हैं। बेलमेंट कहने का मतलब ये है ना, जो हम इसमें ना अपना पोजीशन ट्रांसफर कर रहे हैं, ओनरशिप नहीं ट्रांसफर कर रहे हैं, है ना। गुड्स मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हम ट्रांसफर करें कुछ पर्पस के लिए, स्पेसिफिक पर्पस, चाहे वो बेलमेंट के बेलर के लिए या बेली के। जो गुड्स देगा वो बेलर, जो गुड्स ले रहा है वो बेली। ठीक है, तो डिलीवरी ऑफ गुड्स दो टाइप का हो सकता है, एक हो सकता है एक्चुअल डिलीवरी और एक हो सकता है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। ठीक है, एक्चुअल डिलीवरी व्हेन गुड्स आर फिजिकली हैंडल्ड ओवर। वर्ड्स को ध्यान दीजिएगा, जब बात करेगा फिजिकली हैंडेड ओवर टू द बेली, तो उस केस में क्या होगा? एक्चुअल डिलीवरी। फॉर एग्जांपल, हमने डिलीवरी ऑफ कार, मतलब हम कार दिए रिपेयर के लिए, तो ये क्या हुआ? एक्चुअल डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, मान के चलो मैंने चाबी दे दिया। ठीक है, अच्छा छोड़ो, आपको एक और अच्छा एग्जांपल देता हूँ। ठीक है ना। जैसे कि मान के चलो आप मॉल वगैरह में जाओगे, है ना। तो वहाँ पे आप एक पर्सन रहता है, वहाँ पे आप उसको की दे दिए। ठीक है, बोले जो आप पार्क कर दो कार को। तो ये कौन सा डिलीवरी हुआ? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। मतलब इसमें डीम्ड बात है। उसमें क्या आ रहा है? वेयर डिलीवरी इज मेड बाय डूइंग एनीथिंग दैट हैज द इफेक्ट ऑफ पुटिंग गुड्स इन पोजीशन। इससे वो इफेक्ट हो रहा है। तो इसमें कौन बेलर हो गया? मैं, जो कार को दे रहा हूँ। और बेली कौन हो गया? वो। ठीक है ना। पर्पस, द गुड्स आर डिलीवर्ड फॉर सम पर्पस, द पर्पस में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। जो वो डिलीवर कर रहे हैं वो कुछ ना कुछ पर्पस के लिए। जैसे कि एग्जांपल, हम टेलर को क्लोथ्स दिए, किसके लिए? पर्पस क्या है इसमें? स्टिचिंग का। ठीक है ना। पोजीशन, इन बेलमेंट पोजीशन ऑफ गुड्स चेंजेस। पोजीशन, हम अपने से, अपने हाथ से गुड्स दूसरे को दे रहे हैं। फिजिकली भी हो सकता है, फिजिकली डिलीवरी, और बाय एन एक्शन विच हैज द इफेक्ट ऑफ प्लेसिंग द गुड्स इन पोजीशन ऑफ बेली। तो ये क्या हो गया? पोजीशन ट्रांसफर होता है। ठीक है ना। लेकिन पोजीशन डज नॉट लीड टू चेंज ऑफ ओनरशिप। याद रखना, पोजीशन चेंज हो रहा है बट ओनरशिप चेंज नहीं हो रहा है, हमेशा याद रखना।
रिटर्न ऑफ गुड्स मतलब हम उसको बेलर बेली को गुड्स दिया, तो क्या वो बेली हमेशा के लिए रख लेगा? नहीं, बेली को वापस गुड्स को रिटर्न करना पड़ेगा। मान के चलो मैंने अपने दोस्त को साइकिल दिया, ठीक है, उसको नीड था कुछ, 2 दिन के लिए मैंने साइकिल दिया, तो क्या वो हमेशा के लिए साइकिल रख लेगा? नहीं, 2 दिन बाद उसको वापस लौटाना पड़ेगा, तो उसको रिटर्न ऑफ गुड्स भी करना पड़ेगा। तो क्या क्या चीज सीखा एसेंशियल्स ऑफ पेमेंट में? कॉन्ट्रैक्ट होगा, डिलीवरी ऑफ गुड्स होगा, डिलीवरी ऑफ गुड्स एक्चुअल भी हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, पर्पस होना चाहिए, पोजीशन होगा, और रिटर्न ऑफ गुड्स। ठीक है, अब समझते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बेलमेंट। बेलमेंट दो टाइप का हो सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ रिवॉर्ड बेलमेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। एक हो सकता है ग्रेचुटस बेलमेंट और एक हो सकता है नॉन ग्रेचुटस बेलमेंट। ग्रेचुटस बेलमेंट कहने का मतलब क्या? फ्री ऑफ चार्ज, मतलब उसमें कोई भी चार्ज नहीं लगा हुआ है। सच बेलमेंट वुड बी आइदर फॉर एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स ऑफ बेलर और बेली। मान के चलो मैंने अपने फ्रेंड को साइकिल दिया यूज करने के लिए, तो वो क्या हो गया? ग्रेचुटस बेलमेंट, मैंने उससे चार्ज नहीं ले रहा हूँ। बट नॉन ग्रेचुटस बेलमेंट क्या होता है? मीन्स वेयर बोथ द पार्टीज गेट सम बेनिफिट। जैसे कि मान के चलो मैंने टेलर को क्या किया? स्टिच करने के लिए क्लोथ्स दिए, तो इसमें मेरा बेनिफिट क्या आ रहा है? मुझे वो क्लोथ सेल कर देगा, और उसका बेनिफिट क्या आ रहा है? मैं उसको पैसे पेमेंट दूंगा। ठीक है ना, तो इसको कहेंगे नॉन ग्रेचुटस बिलमेंट। नॉन ग्रेचुटस बिलमेंट में फॉर द बेनिफिट ऑफ बोथ बिलर एंड पेली, मतलब बिलर और पेली दोनों का ही कुछ ना कुछ बेनिफिट हो रहा है। और ग्रेचुटस बिलमेंट में क्या हो रहा है? फॉर द एक्सक्लूसिव बेनिफिट, या तो बेलर का एक्सक्लूसिव बेनिफिट होगा या तो बेली का एक्सक्लूसिव बेनिफिट होगा। अब पर द ड्यूटीज ऑफ बिलर हमेशा याद रखना, अगर हम जब ड्यूटीज की बात करेंगे, एक का ड्यूटीज दूसरा का राइट्स हो जाएगा। जैसे कि इसमें क्या है? ड्यूटीज ऑफ अ बेलर, तो ड्यूटीज ऑफ बेलर इज इक्विवेलेंट टू राइट्स ऑफ बेली। तो सबसे पहले ड्यूटीज ऑफ बेलर समझते हैं। जो गुड्स दे रहा है उसका ड्यूटीज क्या है? 4 ड्यूटी। डिस्क्लोज नॉन फैक्ट्स, उसको बताना पड़ेगा जो क्या क्या चीज उसमें है। बेयर नेसेसरी एक्सपेंसेस, इंडेमनीफाई बेली, बाउंड टू एक्सेप्ट द गुड्स। देखो सॉरी, बेलर्स ड्यूटी टू डिस्क्लोज फॉल्ट्स इन गुड्स बेल्ड, जो गुड्स उसने बेल्ड किया है, मतलब उसने जो गुड्स पोजीशन दिया है उसमें उसको बताना पड़ेगा। इन केस ऑफ ग्रेचुटस बेलमेंट, फॉर एग्जांपल, हम लोग डायरेक्ट सारा चीज एग्जांपल के जरिए समझेंगे ताकि कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आए। एग्जांपल में क्या है? ए लेंड्स अ हॉर्स व्हिच इज नोन्स टू बी विक्सियस, उसको पता है, मैंने उसको हॉर्स दिया, ठीक है। ही डज नॉट डिस्क्लोज द फैक्ट दैट हॉर्स इज विक्सियस, उसने उससे ये नहीं बताया जो हॉर्स पागल था, ठीक है। तो हॉर्स रन्स अवे, हॉर्स भाग गया। बी इज थ्रोन एंड इंजर्ड, बी मतलब जिसको मैंने हॉर्स दिया, मान के चलो 2 घंटा के लिए उसको हॉर्स दिया, मैंने उसे ये नहीं बताया जो हॉर्स पागल है, ठीक है। और हॉर्स क्या किया? उसको उड़ा दिया। तो ए इज रिस्पॉन्सिबल, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ फॉर डैमेज सस्टेन्ड, जो उसको लॉस हुआ, ठीक है, चोट पहुंची। इन केस ऑफ नॉन ग्रेचुटस बेलमेंट, अब नॉन ग्रेचुटस बेलमेंट में क्या होगा? हम एग्जांपल के जरिए समझेंगे, देखो ध्यान से। A hires a carriage of B. The carriage is unsafe, though B is not aware of it, and A is injured. B is responsible for A for the, इसको ना हम एक केस स्टडी से समझते हैं, ठीक है ना। नॉन ग्रेचुटस बेलमेंट में क्या होता है? देखो, if the goods are billed for hire, the biller is responsible for such damage, whether he was or was not aware of the existence of such faults in the goods billed. मतलब अगर गुड्स हम हायर पे दे रहे हैं, तो उस केस में अगर बेली को कुछ भी लॉस होता है या कुछ भी डैमेज होता है, तो उस केस में कौन लायबल होगा? बेलर होगा, ठीक है, भले ही वो फॉल्ट उसको पता हो या नहीं पता हो, ठीक है ना। ड्यूटी टू पे नेसेसरी एक्सपेंसेस, अब मान के चलो इन केस ऑफ ग्रेचुटस बेलमेंट में क्या होता है? जो भी बेली को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस बियर करना पड़ रहा है या नेसेसरी एक्सपेंसेस बियर करना पड़ रहा है उस गुड्स को रखने के लिए, तो उसको पे कौन करेगा? बेलर पे करेगा। देखो फॉर एन एग्जांपल, ए हायर्ड अ टैक्सी फ्रॉम बी फॉर द पर्पस ऑफ गोइंग टू गुड़गांव फ्रॉम नोएडा। ड्यूरिंग द जर्नी अ मेजर, मतलब ए ने, मान के चलो मिस्टर एक्स ने हायर किया, ठीक है, टैक्सी हायर किया मिस्टर वाई से, ठीक है, वो जा रहा था दिल्ली। तो उस केस में अगर उसको कुछ भी, अब मेजर डिफेक्ट ऑकर इन इंजन, अगर उसको इंजन में डिफेक्ट आ गया जिसके वजह से उसका गाड़ी रुक गया, 5,000 उसका रिपेयर चार्जेस हुआ, फिर आगे चल के उसको पेट्रोल बढ़ाना पड़ा, ठीक है, टोल टैक्स दिया, वो सब चीज हुआ, तो इसमें से रिस्पॉन्सिबल कौन कौन होगा? बेलर लायबल होगा, वो जो 5,000 रुपये रिपेयर चार्जेस है उसके लिए, ठीक है, उसके वजह से मतलब इंजन में डिफेक्ट आया, उसके वजह से उसको गाड़ी रुक गया। और जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस है जो उसके ऊपर है, किसके ऊपर?
जिसने हायर पे लिया था वो मिस्टर वाई रिस्पॉन्सिबल होगा, मतलब जितना भी टोल टैक्स और पेट्रोल का प्राइस हुआ उसके लिए वो कौन लायबल होगा, मिस्टर वाई जो हायर पे ले रहा है, ठीक है ना। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस और नेसेसरी एक्सपेंसेस, मतलब ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस कौन बेयर करेगा, जो गुड्स को ले रहा है, और बेली, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस जिसके वजह से डैमेज हो रहा है वो कौन बेयर करेगा, बेलर, ठीक है। ड्यूटी टू इंडेमनीफाई द बेली फॉर प्री मैच्योर टर्मिनेशन। अब मान के चलो मैंने अपने दोस्त को बाइक दिया, ठीक है ना, उसको बाइक दिया, उसको मैंने बाइक दिया तो मैं बेलर हो गया और वो बेली हो गया। अब वो 14 फेब आ रहा है, वैलेंटाइंस डे, अब वो अपने गर्लफ्रेंड के साथ घूमने जा रहा है, तो उसमें क्या होता है, उसको मैंने 13 फेब को उससे बाइक ले लिया, उसने प्रॉमिस करके रखा था अपने गर्लफ्रेंड को तो मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा, पर मैंने उससे पहले ही उससे अपना बाइक ले लिया। तो इसमें क्या हो रहा है, ड्यूटी टू इंडेमनीफाई द बेली फॉर प्रीमैच्योर टर्मिनेशन, उसको जो हर्ट पहुंचा है उसको मैं इंडेमनीफाई करूंगा, ठीक है। बेलर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बेली, इसमें क्या होगा, व्हाट द बेलर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बेली, बेली के ऊपर बेलर का क्या क्या चीज रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, indemnify for any loss which the bailee may sustain by reason that the bailor was not entitled to make the bailment or to receive back the goods or to give directions respecting them defective title on goods। अगर गुड्स में डिफेक्टिव टाइटल है उसके लिए कुछ भी लॉस होता है बेली को तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, बेलर रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है ना। देखो ध्यान से, X delivered his car to S for 5 days for safekeeping. However, X did not take back the car for 1 month. In the case, मान के चलो मैंने क्या किया, मिस्टर एक्स, मैं अपने फ्रेंड को, मान के चलो राहुल को मैंने अपना कार दिया, जो मैं जा रहा हूँ आउट ऑफ टाउन, आप कार को रखो। 1 महीना के लिए मैंने उसको बोला आप रखो, बट मैं आया 6 महीने बाद, तो उसको जो भी एक्सपेंसेस पे करना पड़ रहा है कस्टडी ऑफ कार के लिए वो कौन बेयर करेगा, मैं बेयर करूंगा। अब बात करते हैं ड्यूटीज ऑफ बेली, ठीक है ना। तो ड्यूटीज ऑफ बेली क्या होगा, राइट्स ऑफ बेलर, ठीक है। टेक रीजनेबल केयर ऑफ गुड्स बिल्ड, मतलब जो गुड्स बिल्ड कर रहा हूं मैं, जो बेलर ने गुड्स आपको दिया है उसको रीजनेबल केयर अच्छे से ध्यान देना। नो अनऑथराइज्ड यूज ऑफ गुड्स, अब मैंने उसको दिया, मान के चलो मैंने उसको घोड़ा दिया और वो घोड़ा पे खुद ना चढ़ के, मैंने बोला तो खुद चढ़ने, और वो खुद ना चढ़ के कोई मोटे इंसान को बैठा के घोड़ा को मार दिया, तो ये अनऑथराइज्ड यूज कर रहा है ना, उसको नहीं करना होगा। नो मिक्सिंग ऑफ बेलर्स गुड्स विथ हिज ओन, अच्छा मैं एग्जाम्पल की तरह समझाऊंगा, देखो, टेक रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स, पहला है टेक रीजनेबल, देखो एग्जाम्पल नंबर 9, इफ एक्स बेल्स हिज ऑर्नामेंट्स टू वाई, ठीक है ना। मान के चलो मैंने अपने फ्रेंड को बोला आप ज्वेलरी रखो, उसको रीजनेबल केयर से रखो, ठीक है ना, उसको कस्टडी में रखना, ठीक है। और उसको मैंने ये नहीं बोला था, पहला पार्ट याद रखना, अगर मैंने उसको बोल दिया जो आपको बैंक में के लॉकर में रखना है, लेकिन वो क्या कर रहा है अपने घर में ही रख रहा है जहाँ पे वो अपना ज्वेलरी रखता है, अगर राइट से, अगर कोई भी रीजन से उसका चोर ज्वेलरी को चोरी कर जाता है, अगर वो घर पे रखा है, मैंने उसको बोला स्पेशली जो आपको बैंक के लॉकर में रखना है, फिर भी वो घर में रख रहा है, तो उसके लिए कौन लायबल होगा, बेली लायबल होगा। लेकिन अगर बेली ने, अगर मैंने उसको ये नहीं बताया जो आपको बैंक के लॉकर में रखना है, बस बोला सेफ कस्टडी में रखना, और उसने क्या किया, अपना ऑर्डिनरी प्रूडेंस में अपने घर पे ही जहाँ पे वो ज्वेलरी रखता है उसको सेफ कस्टडी में रखा, फिर भी चोरी हो गया, तो इस केस में कौन लायबल होगा, बेलर लायबल होगा। क्यों, क्योंकि बेली अपना रीजनेबल केयर से रखा, उसने ये नहीं बोला था जो बैंक में रखने के लिए, उसने बस बोला था उसको ऑर्डिनरी कोर्स में, मतलब उसको संभाल के रखने के लिए, ठीक है ना। कुत्ते का आवाज आ रहा है क्योंकि रात के 3 बज रहे हैं, उसको इग्नोर करना। देखो नंबर 2, नॉट टू मेक इनकंसिस्टेंट यूज ऑफ गुड्स, मतलब इनकंसिस्टेंट यूज नहीं करना है गुड्स के लिए। मैंने क्या एग्जांपल दिया था, मैं एक अपने फ्रेंड्स को हॉर्स दिया खुद के चलाने के लिए, उसने क्या किया अपने मोटी बहन को उस पर चला दिया और हॉर्स, तो उस केस में उसने क्या करा, इनकंसिस्टेंट यूज ऑफ गुड्स कर रहा है, ठीक है ना। और एक एग्जांपल मान के चलो, मैं अपने फ्रेंड को बोला कार दिया, उसने बोला मुझे रांची जाना है, पर वो कहाँ चला गया पता, वो चला गया घूमने, एकदम पूरा इंडिया का टूर करने लग गया, रांची से हैदराबाद सब जगह घूमने लग गया मेरे कार से, तो उसमें क्या कर रहा है वो, इनकंसिस्टेंट यूज कर रहा है ना, तो उसके लिए कौन लायबल होगा, बेली लायबल होगा। नंबर 3 इज नॉट टू मिक्स द गुड्स, मतलब उसको गुड्स को मिक्स नहीं करना पड़ेगा। अब मान के चलो एक एग्जांपल मैं देता हूँ, मैं दुकानदार के पास गया, ठीक है, दुकानदार के पास मैंने मैदे का आटा लिया,
1 किलो मैदा के आटा लिया, ठीक है, वहां पे रख के मैं चला गया आगे, मैंने बोला भाई साहब आप रखो मैं बाद में आता हूँ। उसने क्या किया, मैदे के आटे को नॉर्मल आटे के साथ मिक्स कर दिया। तो इस केस में कौन लायबल होगा, वो दुकानदार। क्यों, क्योंकि मैंने उसको बोला था सेपरेट रखने, पर उसने क्या किया, अपने गुड्स के साथ मिक्स कर दिया। तो इस केस में कौन लायबल होगा, बेली लायबल होगा। नंबर 4, रिटर्न द गुड्स, मतलब गुड्स को रिटर्न करना पड़ेगा बेली को रीजनेबल टाइम में, ये नहीं तो उसको 1 महीने के लिए दिया और वो 2-3 महीना बाद मुझे रिटर्न कर रहा है, ठीक है ना। देखो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, रिटर्न एंड एक्रीशन फ्रॉम द गुड्स। एक्रीशन का मतलब क्या होता है पता है, प्रॉफिट। देखो इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी, मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, द बेली इज बाउंड टू डिलीवर टू द बेलर और अकॉर्डिंग टू हिज डायरेक्शंस एनी इंक्रीज और प्रॉफिट व्हिच मे हैव अक्रूड फ्रॉम द गुड्स बेल्ड। मतलब मैंने जो उसको गुड्स बेल्ड किया है, बेली को लायबल होगा, जो भी प्रॉफिट एक्स्ट्रा प्रॉफिट निकल के आ रहा है ना, वो किसको देगा, बेलर को देगा। एग्जाम्पल लेकर देखते हैं, मान के चलो मैंने अपने फ्रेंड को दिया, मैंने एक रिलेटिव को अपने काऊ दिया, ठीक है, गाय दिया, और मैं कुछ दिनों के लिए गांव जा रहा था या शहर जा रहा था। वो काऊ से कुछ दिनों बाद बच्चा निकल के आता, मतलब काफ निकल के आता। तो वो जब मैं वापस आया तो उससे काऊ मांगने आया, तो उसने मुझे ये नहीं बताया जो काफ है, या अगर बताया भी तो बोला ये तो काफ तो तुमने नहीं दिया था, तुम तो काऊ दिए थे। तो उसने मुझे काऊ दिया, क्या ये सही है, नहीं, इसमें मेरे ही काऊ से तो वो काफ निकला ना, तो इसलिए उसको काफ भी देना पड़ेगा, ठीक है। और एक एग्जांपल देखते हैं, मान के चलो मैंने किसी को अपने फ्रेंड को शेयर सर्टिफिकेट दिया, अब उस शेयर सर्टिफिकेट से मान के चलो उसने कुछ डिविडेंड कमाया, तो क्या वो डिविडेंड वो रख लेगा, नहीं, मेरे शेयर सर्टिफिकेट रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, मान के चलो मैंने अपना शेयर सर्टिफिकेट अपने फ्रेंड को दिया, और कुछ दिनों के बाद जब मैं वापस आया तो उसने मुझे सिर्फ शेयर सर्टिफिकेट पकड़ाया, डिविडेंड नहीं दिया। तो इस केस में उसको डिविडेंड भी देना पड़ेगा, किसको, बेली को। Not to set up adverse title. Bailey must not set up a title adverse to that of the biller. He must hold the goods on behalf of and for the biller. He cannot deny the title of the biller. वो किसी को ये नहीं बता सकता है जो ये गुड्स मेरा है, क्योंकि गुड्स मतलब गुड्स उसका नहीं है, मेरा था, ठीक है ना। देखो अब आ गए हम राइट्स ऑफ अ बेलर पे। अब राइट्स ऑफ अ बेलर क्या क्या होगा, राइट्स ऑफ अ बेलर इज इक्वल टू ड्यूटीज ऑफ बेली। तो इसके भी 5 राइट्स हैं। पहला, राइट टू टर्मिनेट द बेलमेंट, राइट टू डिमांड बैक द गुड्स एट एनी टाइम, राइट टू फाइल शूट अगेंस्ट रॉन्ग डूअर, राइट टू फाइल शूट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ ड्यूटीज इम्पोज्ड अपॉन बेली, राइट टू क्लेम कंपनसेशन। क्या बोल रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, चलो इसको एग्जांपल से समझते हैं। देखो नंबर 1, राइट टू टर्मिनेट द बेलमेंट। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, छोड़ना, ठीक है ना। तो मतलब हम यहाँ पे किसका राइट समझ रहे हैं, एक बार वापस देखो तो राइट्स ऑफ अ बेलर, जो गुड्स को दे रहा है, ठीक है ना। तो बेलर का पहला राइट क्या है, राइट टू टर्मिनेट द बेलमेंट, वो बेलमेंट को टर्मिनेट कर देगा, है ना। कैसे, मान के चलो फिक्स्ड पीरियड के लिए मैंने उसको दिया और स्पेसिफिक पर्पस जो है वो खत्म हो गया, ठीक है ना। मैंने मान के चलो टेलर को दिया, क्लोथ्स दिया, 2 महीना के मैंने बोला जो आप 10 दिन में उसको सिल के दे दो, उसने मुझे सिल के दे दिया, ठीक है ना। तो मेरा पर्पस क्या था, सिलवाना, उसने सिल के दे दिया तो पर्पस खत्म। राइट टू टर्मिनेट द बेलमेंट, मैं बेलमेंट को टर्मिनेट कर दूंगा, ठीक है ना। नंबर 2 इज राइट टू डिमांड बैक द गुड्स। डिमांड बैक द गुड्स मतलब मैं वापस अपने गुड्स को मांग सकता हूँ। एग्जाम्पल के जरिए समझता हूँ। ए वाइल गोइंग आउट ऑफ स्टेशन डिलीवर्ड हिज ऑर्नामेंट्स टू बी फॉर सेफ कस्टडी फॉर 1 मंथ। मान के चलो मैं अपने फ्रेंड राहुल को 1 महीना के लिए मैं आउट ऑफ स्टेशन जा रहा था, उसको मैंने क्या किया, ऑर्नामेंट्स दिया, बोला सेफ कस्टडी के लिए आप रखो। बट ए रिटर्न टू स्टेशन आफ्टर 1 वीक। मैंने उसको 1 महीना के लिए दिया था, बट मैं 1 हफ्ते बाद ही आ गया कुछ रीजन से। ही मे डिमांड द रिटर्न ऑफ हिज ऑर्नामेंट्स। क्या वो बोलेगा जो नहीं वो तो मैंने बैंक के, और उसने क्या किया राहुल ने, गोल्ड स्मिथ के पास दे दिया और गोल्ड को गिरवी रख दिया और उसने लोन ले लिया, क्या ये सही है, नहीं। मैंने उसको भले ही 1 महीना के लिए दिया, भले ही मैं 1 हफ्ते में ही आ गया, पर वो गुड्स पे राइट किसका था, मेरा था, ठीक है ना। तो उसे मुझे गुड्स को वापस लौटाना पड़ेगा। However, due to premature return of the goods, if the bailey suffers any loss which is more than the benefit actually obtained by him from the use of the goods bill, the bearer has to compensate the bailey. अब इसमें दूसरा एग्जांपल हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि मान के चलो मैंने किसी को ऐसा गुड्स दिया, मान के चलो मैंने हायर पे ही दिया, ठीक है ना, और उसको काम था आगे के, मतलब उसने डील करके रखा था मुझे कुछ बनाना है, ठीक है ना, प्रोडक्ट बनाना है, मशीन दिया मैंने किसी को, अपने फ्रेंड को या किसी को हायर पे दे दिया, लेकिन मैं प्री मैच्योर पहले ही उससे मांग लिया, तो उसके लिए उसका लॉस हो रहा है ना। वो जितना बनाने वाला था
वो बना नहीं पा रहा है, तो उसके लिए कौन लायबल होगा? बेलर लायबल होगा, ठीक है। द बेलर हैज टू कंपनसेट द बेली। नंबर 3 इज राइट टू फाइल अ शूट अगेंस्ट अ रॉन्ग डूअर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट टू फाइल अ शूट अगेंस्ट अ रॉन्ग डूअर, मतलब किसका राइट? बेलर का राइट है, राइट टू फाइल अ शूट अगेंस्ट अ रॉन्ग डूअर। ये हम लोग सीखेंगे आगे, ठीक है ना। देखो, right to sue the bailey, right to compensation, right to sue the bailey, the bailier has a right to sue the bailey for enforcing all the liabilities and duties of him। मतलब अगर मैंने बेली को दिया और उसने इनकंसिस्टेंट यूज किया, ठीक है ना, उसने अपना मतलब दायरे से बाहर काम कर दिया, जो चीज दायरे पे दिया था उसके दायरे से बाहर काम कर देता, तो मैं बेलर मतलब बेली को शू कर सकता है। शू मतलब उसको कोर्ट में शू कर सकता है। राइट टू कॉम्पनसेशन, कॉम्पनसेशन मतलब मैं कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकता हूँ इफ एनी डैमेज इज कॉस्ट टू द गुड्स बेल्ड बिकॉज द अनऑथराइज्ड यूज ऑफ द गुड्स। अगर मेरे गुड्स, मैंने जो गुड्स दिया उसने, बेली ने अनऑथराइज्ड यूज किया, अनऑथराइज्ड मिक्स कर दिया, तो बेलर हैज टू राइट टू कॉम्पनसेट फॉर द सेम। एग्जाम्पल, आटे वाला का एग्जाम्पल, ठीक है, मैंने उसे मैदे का आटा दिया था, उसने मिक्स कर दिया अपने नॉर्मल आटा के साथ, तो मैं राइट टू कॉम्पनसेट, मैं उसे बोल सकता हूँ तो मुझे वापस मेरा आटा वापस दो, ठीक है ना। देखो, राइट्स ऑफ अ बेली। अब बात करते हैं राइट्स ऑफ अ बेली का। राइट टू डिलीवर द गुड्स टू एनी वन ऑफ द जॉइंट बेलर्स। अब मान के चलो ना, बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में ना बहुत सारा पार्टीज हो सकता है, जरूरी नहीं है सिर्फ एक ही बेलर होगा। तो राइट्स ऑफ अ बेली क्या, वो गुड्स को बेली जरूरी नहीं है जो एक ही जन को दे जिससे उसने लिया था। अब मान के चलो ए बी सी तीन जन मिलकर क्या कर रहा है, जॉइंट ओनर्स ऑफ हार्वेस्टिंग कॉम्बाइन। आप अगर गांव में रहते होगे तो आपको पता होगा, सॉरी, जो ये होता है ना, खेत वगैरह होता है, तो उसको हम लोग ना किसी को दे देता है। अगर कोई मान के चलो शहर में रह रहा है, तो गांव में अगर तीन भाई हैं, तो वो शहर एक इन बंदा को दे देगा जो तुम मेरा खेत को खेती बाड़ी करो और मुझे जो भी प्रॉफिट होगा आधा आधा जो भी होगा सब बांट लेंगे हम लोग। तो ए बी सी मान के चलो तीनों भाई हैं, तो वो कौन हो गया? पेलर हो गया। उन तीनों ने मिलकर कॉन्ट्रैक्ट बनाया मिस्टर डी के साथ, ठीक है ना। ए बी सी ने मिलकर कॉन्ट्रैक्ट बनाया डी के साथ, जो आप एक महीने बाद या 2 महीने जो भी पीरियड के बाद आप मुझे हार्वेस्टिंग जो हुआ है वो मुझे दे दोगे। तो राइट टू डिलीवर द गुड्स टू एनी वन ऑफ द जॉइंट बिलर्स, मतलब बेली जो है मिस्टर डी, वो किसी को भी प्रॉफिट दे सकता है, ठीक है ना। राइट टू इंडेमनिटी, राइट टू इंडेमनिटी मतलब बेली इज एंटाइटल, हमने तो पढ़ा था राइट टू, मतलब बेलर का हमने पढ़ा था जो वो इंडेमनिटी राइट था उसके पास, ठीक है ना, वो कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकता था बेली से। लेकिन बेली का भी राइट होता है टू इंडेमनिटी। अब कैसे राइट होगा वो समझते हैं। देखो, बेली कैन ऑल्सो क्लेम ऑल द नेसेसरी एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम फॉर द पर्पस ऑफ ग्रेचुटोस बेलमेंट। अब मान के चलो मैंने उसको कोई भी चीज गुड्स रख बोला था रखने के लिए, ठीक है ना, मान के चलो मैंने उसे डॉग दिया था, ठीक है, बोला था कुछ दिनों के लिए आप रखो। अब डॉग्स को मान के चलो हो गया तबीयत खराब या कुछ भी हो गया, तो उस पे जो वो नेसेसरी एक्सपेंसेस पे कर रहा है ना, नेसेसरी एक्सपेंसेस वो उस पे लगा रहा है, तो उसके लिए कौन लायबल होगा? मैं लायबल होगा, मतलब वो बेलर से क्लेम कर सकता है, ठीक है ना। राइट टू क्लेम कॉम्पनसेशन इन केस ऑफ फॉल्टी गुड्स, कॉम्पनसेशन भी वो क्लेम कर सकता है फॉल्टी गुड्स के केस में। मान के चलो मैं हायर पे दिया, एक बंदे को दिया, एक कपल को दिया मैंने, एक उसको बोला जो आप ये क्या नाम है उसको, मान के चलो मैंने उसे एक नॉर्मल सा कार दे दिया, ठीक है ना, और उसको बोला आप हिमालय पे भी लेके जा सकते हो, हाईवे पे भी लेके जा सकते हो, पर वो लेके जा नहीं पाया, एकदम उसका सर्वर फूट गया। तो उस केस में क्या हुआ? राइट टू क्लेम कॉम्पनसेशन इन केस ऑफ फॉल्टी गुड्स, गुड्स क्या था? फॉल्टी था, तो उस केस में वो क्लेम कर सकता है मुझसे कॉम्पनसेशन आके, ठीक है ना। राइट टू क्लेम नेसेसरी एक्सपेंसेस। अब देखो, एक होता है नेसेसरी एक्सपेंसेस और एक था क्या? कॉम्पनसेशन। इन केस ऑफ फॉल्टी गुड्स मतलब पूरा ही फॉल्टी गुड्स, उस केस में कंपनसेशन ले रहा है। राइट टू क्लेम नेसेसरी एक्सपेंसेस, नेसेसरी एक्सपेंसेस मतलब जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस और नेसेसरी एक्सपेंसेस बियर कर रहा है कौन? बेली, किसके वजह से? बेलर के गुड्स देने पे, उसको संभाल के रखने पे, उस केस में कौन होगा? राइट टू, वो क्लेम कर सकता है नेसेसरी एक्सपेंसेस, वो नेसेसरी खर्चा किससे? बेलर से, ठीक है। राइट टू अप्लाई टू कोर्ट टू डिसाइड द टाइटल टू द गुड्स। अब देखो, इस पर हम लोग एक एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। A dealer in TV delivered a TV to B for using in summer vacation. Subsequently, C claimed that the TV belonged to him as it was delivered only for repairs to A. मतलब मान के चलो एकदम झोल है, देखो ध्यान से, मिस्टर ए, मान के चलो ये राहुल है, ये शिवम है। शिवम ने राहुल को टीवी डिलीवर किया, ठीक है ना। छोड़ो राहुल वाला एग्जांपल छोड़ो, जेठालाल का एग्जांपल समझते हैं। जेठालाल ने अय्यर को टीवी दिया, बोला आप समर वेकेशन में इसको एंजॉय करो,
ठीक है ना। अब क्या होता है, कुछ दिनों बाद क्या होता है, वो आता है वापस, क्या नाम है, भिड़े आता है। भिड़े उसको बोलता है अय्यर को, ये गुड्स मेरा था, मैंने उसको रिपेयर के लिए दिया था जेठालाल को। तो इस केस में कौन होगा, वो जो अय्यर एंजॉय कर रहा था बबीता जी के साथ 1 महीने के लिए, 15 दिन में ही आ गया भिड़े, भिड़े मास्टर। उससे बोला जो ये टीवी जो है सो मेरा है, मैंने जेठालाल को रिपेयर के लिए दिया था, आप उसको यूज कर रहे हो, दे दो मुझे। तो अय्यर को आ जाता है गुस्सा, वो जाता है कोर्ट में। तो इस केस में राइट टू अप्लाई टू कोर्ट टू डिसाइड द टाइटल ऑफ द गुड्स, तो इस केस में अय्यर अप्लाई कर सकता है, कोर्ट डिसाइड करेगा जो टाइटल किसका है गुड्स का, ठीक है ना। राइट ऑफ पर्टिकुलर लियन फॉर पेमेंट ऑफ सर्विसेज, राइट ऑफ जनरल लियन, ये दो चीज हम लोग अच्छे से डिटेल में समझेंगे। हमने बीच में एक राइट छोड़ के गया था, राइट्स ऑफ बेलर एंड पेली अगेंस्ट एनी रॉन्ग डूअर, मतलब रॉन्ग डूअर मतलब थर्ड पार्टी के केस में क्या क्या राइट्स हैं, तो वो चीज अभी हम लोग समझते हैं। देखो, रॉन्ग डूअर मतलब जो गलत कर रहा है। इफ अ थर्ड पर्सन wrongfully deprives the bailey of the use or possession of the goods bailed or does them any injury, the bailey is entitled to use such remedies as the owner might have used in the like case. No bailment had been made, and either the bailor or the bailey may bring a suit against a third person for such deprivation or injury. मतलब इस केस में क्या हो रहा है ना, बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में मान के चलो मैंने अ, अपने दोस्त को गाड़ी दिया, ठीक है ना, उसको बोला कुछ दिनों के लिए रखने के लिए। अब वो गाड़ी को मान के चलो कुछ गुंडे बदमाश आकर उसको तोड़ फोड़ देते हैं। तो इस केस में क्या होगा, मैं उस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट में, देखो उसमें गलती तो मेरे दोस्त की नहीं थी, उसने तो रीजनेबल केयर से रखा था, पर गाड़ी को तोड़ फोड़ दिया, किसने तोड़ा, गुंडे बदमाश ने। तो मैं चाहूँ तो उस गुंडे बदमाश के ऊपर केस फाइल कर सकता हूँ रॉन्ग डूअर के केस में। देखो, राइट्स ऑफ अ बेलर एंड पेली अगेंस्ट एनी रॉन्ग डूअर, कौन, थर्ड पार्टी के ऊपर, ठीक है ना। टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट हम लोग समझे थे, कब कब हो सकता है, ऑन एक्सपायरी ऑफ स्टिपुलेटेड पीरियड, जो भी टाइम पीरियड के लिए मैंने उसे गुड्स दिया था, मान के चलो मैंने अपने फ्रेंड को साइकिल दिया था 2 महीने के लिए, अब 2 महीना का टाइम खत्म हो गया, तो बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो गया। ऑन एक्सपायरी ऑफ स्टिपुलेटेड पीरियड, पीरियड खत्म, टाइम खत्म, बेलमेंट खत्म। ऑन फुलफिलमेंट ऑफ द पर्पस, मैंने टेलर को गुड्स ये क्लॉथ दिया था स्टिच करने के लिए, स्टिच हो गया, तो पर्पस मेरा खत्म, बेलमेंट खत्म। बाय नोटिस, नोटिस याद रख, अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ना एक्सप्रेस, हमने क्या समझा पेमेंट का कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या नाम है, एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। इम्प्लाइड ये एक्सप्रेस एग्रीमेंट और इम्प्लाइड मतलब बोल के भी हो सकता है, ओरली भी हो सकता है, ठीक है ना, और रिटेन में भी हो सकता है। अगर ओरली हो रहा है तो मुंह से ही हो गया, अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ना रिटेन में हो रहा है तो उसको नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है, टर्मिनेट करने के लिए। फिर द बेली एक्ट्स इन अ मैनर व्हिच इज इनकंसिस्टेंट विद द टर्म्स ऑफ द पेमेंट, द बेलर कैन ऑलवेज टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट बाय गिविंग नोटिस टू द बेली। अगर बेली को मैंने कुछ गुड्स दिया, रिटेन में कॉन्ट्रैक्ट है, और बेली जो है उसको इनकंसिस्टेंट यूज कर रहा है, तो उस केस में बेलर जो है उसको टर्मिनेट कर सकता है, कब, नोटिस देके, तो मैं अब ये बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर रहा हूँ, ठीक है ना। बाय डेथ, अब मान के चलो कोई भी बंदा का, चाहे बेलर का या बेली का, कोई भी बंदा अकेला, अगर बेलर मर गया तो बेली गुड्स को लेकर क्या करेगा, वैसे ही टर्मिनेट हो गया, अगर बेली मर गया तो बेलर क्या करेगा, वैसे ही टर्मिनेट हो गया कॉन्ट्रैक्ट। तो बाय डेथ भी कॉन्ट्रैक्ट बेलमेंट का टर्मिनेट हो सकता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रक्शन मतलब जो पर्पस था वो पर्पस खत्म हो गया, change in the nature of goods which it makes it possible to impose for the purpose of bailment। अब मान के चलो मैं एक पार्टनरशिप फॉर्म में मैंने अपना मशीन को, ये क्या नाम है उसको, मशीन को हायर पे दिया, और वो पार्टनरशिप चेंज हो गया, मतलब पार्टनरशिप से वो लोग क्या हो गया, अब कंपनी फॉर्म में बदल गया, और वो लोग का मतलब नेचर ऑफ द पर्पस गुड्स क्या हो गया, चेंज हो गया, विच मेक्स इट इम्पॉसिबल टू बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बेलमेंट। तो उस केस में डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर ये भी हो सकता है, तो उस केस में क्या होगा, बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। अब देखो और कितना पॉइंट बचा है, और कुछ ही पॉइंट बचे हुए हैं, ठीक है। देखो, फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड्स, फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड्स मतलब, देखो बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट ऐसा नहीं होता है जो उसमें हमने उसको बोला और या मैंने उसे लिखा बस वही बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट होगा, ऐसा नहीं। अब मान के चलो क्या हो रहा है, मैं रास्ते पे से जा रहा हूँ और मेरा पर्स खो जाता है, ठीक है, या मेरा मोबाइल फोन खो जाता है, तो इस केस में ना कोई मान के चलो मिस्टर एक्स वो गुड्स को पाता है, तो क्या वो हमेशा के लिए रख लेगा, बोलेगा वाह
ईश्वर का देना रख लिया, नहीं, उसका वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है वहां से कि वो जाकर उसको एकदम अपना अच्छे से पता करे जो ये गुड्स किसका है, ये पर्स किसका है, और वो उसके ट्रू ओनर पे के पास पहुंचे, ठीक है ना। तो फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स कौन बन जाता है, इम्प्लाइडली बन जाता है, कौन बन जाता है, डीम्ड सब आता है, वो क्या बन जाएगा, बेली बन जाएगा। और बेलर कौन बन जाएगा, जो मेरा गुड्स खो गया, मेरा पर्स खो गया है, ठीक है। The finder of lost goods can ask for reimbursement of expenditure incurred for preserving the goods and searching the true owner. अब मान के चलो मेरा एक कार ही मेरा एक क्या खो गया, मेरा एक कुत्ता खो गया, ठीक है। तो कुत्ता जो खो गया, अब वो कुत्ता किसी ने पा लिया उसे, तो उस कुत्ता हो गया बीमार, तो उस कुत्ते पे जो भी नेसेसरी एक्सपेंसेस हो रहा है उसने बियर किया, और वो वापस मेरे पास खोजते खोजते आया, तो मैं उसे ये नहीं बोल सकता ये कुत्ता मेरा नहीं है। मैं तू तू खर्चा दिया, कुत्ता रख लिया, खर्चा तू दिया, तू समझ तूने क्यों खर्चा किया, मैंने तुम्हें बोला था, नहीं, ऐसा मैं नहीं कर सकता हूँ। ये मुझे क्या करना होगा, ये मेरा उसका राइट है, वो कंपनसेशन क्लेम कर सकता है, और मुझे वो कंपनसेशन लीगली देना पड़ेगा। अगर मैं नहीं देता हूँ तो वो राइट है उसका, जो वो शो भी कर सकता है मुझे, ठीक है। और देखो, व्हेन फाइंडर थिंक कॉमनली ऑन सेल में सेल इट, इसका मतलब क्या हुआ, अब मान के चलो कुछ ऐसा चीज है जैसे कि पेरिसेबल गुड्स, मैंने पेरिसेबल गुड्स दुकान में खो दिया और मैं 3-4 दिन बाद आ रहा हूँ, तो क्या 3-4 दिन बाद वो अच्छा रहेगा, वो पोजीशन में रहेगा जो मैं वापस से ले पाऊंगा, नहीं। तो वो क्या करेगा, उसको सेल भी कर सकता है, ठीक है, ताकि मैं जब वापस आऊँ तो उसको मैं वो मुझे डायरेक्ट पैसा दे पाए, मैं भी खुश हो जाऊंगा, हाँ मैं भी समझूंगा। मान के चलो मिल्क का एग्जाम्पल, ठीक है, मैंने मिल्क एक दुकान में खो दिया, ठीक है, और खो के वापस 2-3 दिन बाद वापस गया, तो इस केस में क्या वो 2-3 दिन के लिए रखे रहेगा मेरा दूध, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो उस केस में क्या होगा, उसे वो बेच देगा दुकानदार, और उससे जो पैसा होगा वो मुझे रिइम्बर्स कर देगा। या मान के चलो व्हेन द थिंग इज इन डेंजर ऑफ पेरिसिंग और ऑफ लूजिंग द ग्रेटर पार्ट ऑफ इट्स वैल्यू, अब मान के चलो कुछ ऐसा गुड्स है, ठीक है, जो उसका वैल्यू धीरे धीरे घटते जाएगा, तो उस केस में क्या उसको प्रिजर्व करके रखेगा, नहीं, उसको बेच देगा। When the lawful charges of finder in respect of the thing found amount to 2/3 of its value, ये सब छोड़ो, मान के चलो और एक राइट, अब वो ट्रू ओनर के पास गया, कोई भी उसका गुड्स जो पड़ा हुआ था, उसने ट्रू ओनर बोला जो ये मेरा नहीं है, मैं उसके लूंगा ही नहीं, वो तुमको बेचना है बेच दो। तो उस केस में क्या होगा, जो भी वो नेसेसरी एक्सपेंसेस बेली, मतलब जो पाया था गुड्स को, फाइंड ऑफ लॉस्ट गुड्स, जो भी उसको एक्सपेंसेस लगे थे, वो उसको गुड्स को बेच कर उससे एक्सपेंसेस क्लेम कर सकता है, ठीक है। अभी एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है जनरल लियन और पर्टिकुलर लियन, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपने फाउंडेशन में सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में भी ये टर्म पढ़ा होगा। जनरल लियन और पर्टिकुलर लियन बहुत ही अच्छे तरह से समझते हैं, पहले हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे, फिर इसका प्रोविजन रीड करेंगे। जनरल लियन क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं पर्टिकुलर लियन। देखो पर्टिकुलर लियन एकदम बेसिक टर्म है, इसमें क्या होगा, मान के चलो ए डिलीवर्स अ रफ डायमंड टू बी अ ज्वेलर टू बी कट एंड पॉलिश्ड व्हिच इज अकॉर्डिंगली डन, मतलब मान के चलो मैंने ज्वेलरी शॉप में गया और मैं ज्वेलरी को बोला, जो अब मैंने उसे एक डायमंड दिया, ठीक है, और उसको बोला, उसने क्या किया, उसको कट करके पॉलिश कर दिया, एकदम चमका दिया डायमंड को, ठीक है। बी इज एंटाइटल्ड टू रिटेन द स्टोन टिल ही इज पेड फॉर द सर्विसेज ही हैज रिटर्न, मतलब इस केस में उसको मैंने पर्टिकुलर लियन दिया, मतलब अगर मैं डायमंड शॉप में वापस जाता हूँ और सिर्फ डायमंड लेने गया, पैसा लेकर नहीं गया, तो वो मुझे नहीं देगा, क्यों नहीं देगा, उसका राइट है भाई, उसने उस पर अपना सर्विसेज प्रोवाइड की है, ठीक है। तो उसको रेमुनरेशन जब तक मैं उसका पेमेंट नहीं करूंगा तब तक वो गुड्स को रिटेन कर सकता है, इसको क्या बोलेंगे हम, पर्टिकुलर लियन, बेलीज पर्टिकुलर लियन, ठीक है। वही एग्जांपल टेलर वाला में भी हम समझ सकते हैं, मैंने 1 महीना के लिए दिया, टेलर को बोला जो आप लोग इसको स्टिच करके रखो, 1 महीना बाद वापस ही नहीं आया मैं, तो उसको क्या करेगा, जब तक मैं उसको पेमेंट नहीं कर पाऊंगा करूंगा तब तक वो टेलर मेरे क्लोथ को रखा रहेगा, ठीक है, रिटेन करके रखेगा। अब देखो, अब हम बात करेंगे जनरल लियन का। पर्टिकुलर लियन तो हो गया, पर्टिकुलर लियन जितना वर्ड्स में मतलब देखने में अजीब सा लग रहा है, हार्ड लग रहा है, उतना हार्ड नहीं है, टेक्निकल थोड़ा सा कौन सा है, जनरल लियन। जनरल लियन पे आते हैं ध्यान से, पर्टिकुलर लियन तो हो गया अपना, देखो जनरल लियन, जनरल लियन ना ज्यादातर बैंकर्स के केसेस में होता है, मतलब मान के चलो क्या हो रहा है ना, अब मान के चलो बैंक सिक्योरिटी ऑफ डिपॉजिट्स, आप समझते हो वर्ड्स क्या होता है, सिक्योरिटी ऑफ डिपॉजिट्स मतलब ना, हम बैंक वाला ना मुझे लोन दे रहा है, तो मुझे कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ेगा, मान के चलो गोल्ड डिपॉजिट कर रहा हूँ मैं, ठीक है, मैंने एक पहला लोन 1 पे 50,000 का लोन लिया, ठीक है, उसमें मैंने गोल्ड डिपॉजिट किया, ठीक है, और लोन 2 लिया मैंने 1 लाख का,
ठीक है, 50,000 का लोन को मैंने रीपेमेंट कर दिया, तो क्या मैं वो गोल्ड को वापस ले लूंगा? नहीं, बैंक का राइट है कि वो गोल्ड को रिजर्व करके मतलब रिटेन करके रखेगा तब तक जब तक मैं वो वापस लोन टू 1 लाख वापस से उसको चुका नहीं पाऊँ। ठीक है, जब तक मैं उसे 1 लाख बैंक को चुका नहीं देता तब तक वो वो सिक्योरिटी को अपने पास ही रखेगा। इसको हम बोलते हैं बैंक का जनरल लियन। ठीक है ना, देखो वही सेम एग्जांपल इसमें देखो, ज्वेलरी given as security to the second loan towards the first loan which is yet to be repaid under the right of general lien, the goods cannot be sold but can only be retained for dues. The right of lien can be waived through a contract. इस केस में बैंक गोल्ड को बेच नहीं देगा, उसको अपने पास प्रिजर्व करके रखेगा, रिटेन करके रखेगा। ठीक है, the right of lien can be waived through a contract. अब दोनों के बीच अगर कॉन्ट्रैक्ट में हो गया तो उसको वेव भी कर सकते हैं। तो जनरल लियन और पर्टिकुलर लियन में हम लोग दोनों में एक बार अंतर समझ लेते हैं क्या होता है। जनरल लियन जो है, so right to keep possession of goods belonging to other against general balance of accounts. Particular lien implies a right of bailey to retain specific goods bailey for non-payment of amount. इसमें एग्जांपल वो गोल्डस्मिथ वाला और टेलर वाला पर्टिकुलर लियन, और जनरल लियन में बैंक वाला। ठीक है, और देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में भी आ सकता है, ध्यान से समझना। पर्टिकुलर लियन में क्या हो रहा है ना, इट कम्स इनटू प्ले ओनली व्हेन सम लेबर और स्किल इज इन्वॉल्वड। अब देखो वो टेलर और ज्वेलरी शॉप, वो लोग अपना लेबर और स्किल इम्प्लाइड किया ना, इन्वॉल्व किया ना, तब जाके वो गुड्स बन के आया। तो उस केस में क्या हो रहा है, लेबर और स्किल इज इन्वॉल्व। लेकिन जनरल लियन में बैंक क्या अपना लेबर और स्किल इन्वॉल्व किया? नहीं, वो तो बस अपना उसका नॉर्मल डे टू डे ट्रांजेक्शन था। It can be exercised against goods even without involvement of labor or skill. क्लियर है? अब आते हैं हम लोग प्लेज पे। ठीक है, देखो मैंने बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म हो गया, अब लास्ट पार्ट अपना प्लेज पे। ये छोटा सा पार्ट है, फटाफट डिस्कस करके देखते हैं। प्लेज का मतलब क्या होता है ना, गिरवी रखना। प्लेज का मतलब क्या होता है, गिरवी रखना। प्लेज में 3 पार्टी होगा, बेलमेंट में 2 पार्टी था, बेलर और बिल। प्लेज में 3 पार्टी होगा, पॉनर और पॉनी। सॉरी, इसमें भी 2 ही पार्टी होगा, पॉनर और पॉनी। द बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी, इसमें भी बेलमेंट आ रहा है, ध्यान से समझिए, एकदम बेलमेंट की तरह है ये चीज, प्लेज वाला कॉन्ट्रैक्ट। बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेट। डेट मने लोन, कर्ज, लायबिलिटी। सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ अ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस इज कॉल्ड प्लेज। ठीक है, ध्यान से देखो, ए लेंड्स मनी टू बी अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ ज्वेलरी डिपॉजिटेड बाय बी विद हिम। ए ने, मान के चलो बैंक ने लोन प्रोवाइड किया मिस्टर मनन को। ठीक है, मनन को लोन प्रोवाइड किया, किस लिए? सिक्योरिटी ऑफ ज्वेलरी, उसने ज्वेलरी को डिपॉजिट किया, सिक्योरिटी को रखा। द बेलमेंट ऑफ ज्वेलरी इज अ प्लेज एज सिक्योरिटी फॉर लेंडिंग द मनी। बी इज पॉनर इस केस में। अब देखो बेलर कौन हो गया, एक चीज हम लोग ना, बेलमेंट के पार्ट क्या है, तो एक बार बेलमेंट वाला कॉन्ट्रैक्ट समझते हैं। बेलमेंट में जो गुड्स देता था वो कौन होता था, बेलर। तो इस केस में जो गुड्स देगा वो हो जाएगा पॉनर। तो इस केस में क्या हो रहा है, मनन क्या हो जाएगा, पॉनर हो जाएगा, और प्लेजर हो जाएगा जो गुड्स को गिरवी रख रहा है। ठीक है, लोन के हिसाब से। और जो बैंक है वो क्या हो जाएगा, पॉनी हो जाएगा। बैंक क्या हो जाएगा, पॉनी, और जिसको प्लेजी भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, इसेंशियल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, देयर शुड बी बेलमेंट फॉर सिक्योरिटी होना चाहिए। सब्जेक्ट मैटर ऑफ प्लेज इज गुड्स होना चाहिए। हमेशा याद रखना मूवेबल गुड्स होगा, इमूवेबल गुड्स नहीं होगा। हम बैंक को मूवेबल गुड्स ही गिरवी रख सकते हैं, हम बिल्डिंग नहीं रख सकते गिरवी, याद रखना ये चीज। गुड्स प्लेस्ड फॉर सेल बी इन एग्जिस्टेंस, जो गुड्स हम प्लेज कर रहे हैं वो एग्जिस्टेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं है जो हम ख्याली पुलाव चला रहे हैं, ताजमहल गिरवी रख दिए, ऐसा नहीं होगा। देयर शैल बी डिलीवरी फॉर गुड्स फ्रॉम प्लेजर टू प्लेजी। कौन गुड्स डिलीवर करेगा, प्लेजर प्लेजी को, मतलब एक पर्सन बैंक को। ठीक है, अब समझते हैं राइट्स ऑफ अ पॉनी और प्लेजी। पॉनी से माइंड में आप टर्म याद रखना बैंक का। ठीक है, तो बैंक का राइट्स ऑफ पॉनी, उसका क्या क्या चीज राइट्स हो सकता है, हमेशा याद रखना। एक का राइट दूसरा का ड्यूटी, एक का राइट दूसरा का ड्यूटी। आप मेरे साथ साथ पढ़ते जाओ, अपने आप आपको सब चीज याद होते जाएगा। ठीक है, पहला राइट है राइट टू रिटेन द प्लेज गुड्स। राइट टू रिटेन द प्लेज गुड्स कब रिटेन करेगा, आप बताओ। रिटेन कब करेगा, जब वो लोन का पेमेंट नहीं करेगा, प्लेजी सॉरी पॉनर। Where M places stock of goods for certain loan from a bank, the bank has right to retain the stock not only for adjustment of the loan but also for payment of interest. मान के चलो अब मैंने लोन दिया, बैंक ने लोन दिया मिस्टर एम को। ठीक है, तो उस केस में क्या सिर्फ वो लोन का अमाउंट लेगा, नहीं, इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा बैंक। ठीक है ना,
तो दोनों के लिए मतलब मिस्टर एम ने उसे स्टॉक अपना गिरवी रखा, ठीक है, प्लेज किया, तो उस केस में उसका बैंक मिस्टर एम का स्टॉक को तब तक रिटेन करके रखेगा जब तक वो मिस्टर एम उसको टाइम टू टाइम लोन का पेमेंट और इंटरेस्ट दोनों साथ साथ में ना दे दे, ठीक है। सेकंड राइट है अपना राइट टू रिटेंशन ऑफ सब्सिक्वेंट डेट्स। रिटेंशन ऑफ सब्सिक्वेंट डेट्स, सब्सिक्वेंट डेट्स क्या होता है, एग्जांपल की तरह समझे, देखो ध्यान से। The pawnee can retain the goods, मतलब बैंक goods retain the goods placed for any debt or promise other than the debt or promise for which they are pledged, but can exercise this right only when there is a contract to this effect. That is, right to retain the goods for subsequent debts can be exercised only when it has provided for in a contract to this effect. Example समझते हैं, लोन वन 50,000 लिया, सिक्योरिटी डिपॉजिट किया, मान के चलो गोल्ड, लोन वन खत्म, लोन टू 1 लाख लिया, तो इस केस में हम सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं, तो इस केस में डीम्ड बात है जो बैंक उसको रिटेन करेगा ज्वेलरी को जब तक 1 लाख रुपया लोन टू उसको वापस से रिपेमेंट नहीं कर देते हैं। नंबर सी इज पॉनीज राइट टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस इनकर्ड, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस इनकर्ड, पॉनी का राइट है जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकर्ड हो रहा है वो एक्सपेंसेस क्लेम कर सकता है, किससे, पॉनर से। The pawnee is entitled to receive from the pawner extraordinary expenses incurred by him for the preservation of the goods pledged. For such expenses, however, he does not have the right to retain the goods, but he can sue the pawner for such expenses. मतलब उसको retain नहीं कर सकता पर उसको sue कर सकता है pawner को such expenses के लिए। अब मान के चलो मिस्टर एम ने गोल्ड को क्या किया ना, लॉकर में रखने के लिए बोला बैंक को, और बैंक को लॉकर के लिए ना लॉकर चार्जेस देना पड़ता है, सिक्योरिटी रखेगा, गार्ड रखेगा, उस पर उसको खर्चा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस लग रहा है ना, तो उस केस में पॉनी वो राइट टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस मतलब जो लॉकर चार्जेस वगैरह है वो क्लेम कर सकता है, किससे, पॉनर से, ठीक है। पॉनी इज राइट वेयर पॉनर मेक्स डिफॉल्ट, पॉनी का राइट है वेयर पॉनर मेक्स डिफॉल्ट, किस किस में, जब पॉनी डिफॉल्ट करेगा तब पॉनी का क्या क्या राइट है वो देखते हैं। द पॉनी मे ब्रिंग अ शूट अगेंस्ट द पॉनर अपॉन द डेट और प्रॉमिस एंड रिटेन द गुड्स प्लेस्ड एज कोलैटरल सिक्योरिटी, जो कोलैटरल सिक्योरिटी जो भी सिक्योरिटी डिपॉजिट किया था अगर पॉनर उसको चुका नहीं पा रहा है तो उसको शू भी कर सकता है, कौन, पॉनर। ही मे सेल द थिंग प्लेस्ड ऑन गिविंग द पॉनर रीजनेबल नोटिस ऑफ द सेल, मान के चलो मैंने मिस्टर एम को लोन दिया 6 महीने के लिए, उसको कॉन्ट्रैक्ट था, उसने सिक्योरिटी डिपॉजिट करके रखा था गोल्ड, अब वो 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, फिर भी वो पैसा नहीं पे कर रहा है, तो इस केस में क्या बैंक उसको संभाल के रखेगा, नहीं, कब तक रिटेन करेगा, उसका तो लोन का इंटरेस्ट और सब चीज खो रहा है वो, तो उस गोल्ड को क्या करेगा, वो बेच देगा, ठीक है। अब समझते हैं राइट्स ऑफ अ पॉनर। राइट्स ऑफ अ पॉनर क्या क्या है, राइट टू redeem, redeem का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से, if a time is stipulated for the payment of debt or performance of the promise for which the pledge is made and the pawners makes default in payment of the debt or performance of the promise at the stipulated time, he may redeem the goods pledged at any subsequent time before the actual sale of them, but he must in this case pay in addition any expenses which may arise from his defect, मतलब वो redeem कर सकता है goods को, कौन, pawners। ड्यूटीज ऑफ अ पॉनी, अब ड्यूटीज ऑफ अ पॉनी क्या क्या हो सकता है, ड्यूटी टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ द प्लेस्ड गुड्स, जो सामने वाले बंदे ने मुझे प्लेज किया था गुड्स को, उसको मैं रीजनेबल केयर से रखूंगा, ऐसा नहीं कहीं पे भी फेंक दिया, तूने गुड्स को प्लेस किया था मुझे क्या पता कहाँ गया, ठीक है, ऐसा मैं नहीं बोल सकता। ड्यूटी, देखो बैंक में अगर हम सिक्योरिटी डिपॉजिट करते हैं ना तो बैंक उसको अच्छे से प्रिजर्व करके रखता है, ये नहीं होता जो इधर उधर फेंक देता है, इसको तो मैंने लोन दे दिया इसके गुड्स को मैं कहीं भी रखूं, नहीं, ये नहीं बोल सकता है। ड्यूटी टू टेक रीजनेबल केयर, उसको रीजनेबल केयर से रखेगा प्लेस्ड गुड्स को। ड्यूटी नॉट टू मेक अनऑथराइज्ड यूज ऑफ प्लेस्ड गुड्स, अब उसको क्या करेगा, वो बैंक से लॉकर से निकाला जितना भी गोल्ड को सबको खुद से पहनने लगा, ऐसा करेगा नहीं, अनऑथराइज्ड यूज को नहीं कर सकता। सी इज ड्यूटी टू रिटर्न the goods when the debt has been repaid or the promise has been performed, मतलब बैंकर का ड्यूटी है, पॉनी का ड्यूटी है, जो जब वो उसका डेट को वापस से रीपेमेंट कर देता है पॉनी, तो उसको वापस से उसको सिक्योरिटी जो डिपॉजिट किया वापस से उसको दे देंगे। ड्यूटी नॉट टू मिक्स हिज ओन गुड्स विथ गुड्स प्लेस्ड, अब मान के चलो उसने गोल्ड का सिक्योरिटी दिया और दोनों मतलब अपना गुड्स और उसके गुड्स से मिक्स कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते। ड्यूटी नॉट टू डू एनी एक्ट विच इज इनकंसिस्टेंट विद द टर्म्स ऑफ द प्लेज, हम ऐसा एक्ट नहीं कर सकते जो इनकंसिस्टेंट है प्लेज में, ठीक है। ड्यूटी टू रिटर्न एक्रीशन ऑफ द गुड्स इफ एनी, अब मान के चलो उसने मुझे, आपको पता होगा अगर हम उसको गोल्ड भी देंगे ना, मान के चलो अगर उससे कुछ प्रॉफिट निकल के आ रहा है, कुछ इंटरेस्ट हम कमा रहे हैं उस पर, तो उस केस में वो इंटरेस्ट भी हम किसको देंगे, सामने वाले को, ठीक है। प्लेज बाय नॉन ओनर्स, प्लेज बाय मर्केंटाइल एजेंट,
प्लेज बाय पोजीशन इन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। और कितना टर्म है भाई, थक गया मैं अभी। चलो अब बेसी नहीं है, लास्ट पॉइंट अपना, ध्यान से देखो। प्लेज बाय नॉन ओनर्स। प्लेज बाय नॉन ओनर्स, जो ओनर्स नहीं है वो भी प्लेज कर सकता है। एग्जांपल समझते हैं। प्लेज बाय मर्केंटाइल एजेंट, आपने सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 पढ़ा होगा, या आपने कंसाइनमेंट का अकाउंट्स में कंसाइनमेंट का चैप्टर पढ़ा होगा, जिसमें मर्केंटाइल एजेंट होता है, मतलब प्रिंसिपल एजेंट को अपॉइंट करता है, ठीक है। उसमें मर्केंटाइल एजेंट क्या होता है, वो कमीशन पे होता है, ठीक है ना। फिर मर्केंटाइल एजेंट इज द कंसेंट ऑफ द ओनर इन पोजीशन ऑफ गुड्स और द डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल टू गुड्स। मतलब मान के चलो उसको कुछ भी लोन पे लेना है, कुछ भी लेना है, तो वो जो अपना प्रिंसिपल का जो टाइटल ऑफ द गुड्स है, ठीक है, या उसका मान के चलो देखो एग्जांपल में, वेयर मर्केंटाइल एजेंट इज विद द कंसेंट ऑफ द ओनर। लेकिन इसमें क्या होगा, मर्केंटाइल एजेंट जब प्लेज करेगा ना, तो उसको कंसेंट लेना पड़ेगा, किसका, अपने प्रिंसिपल का। इन पोजीशन ऑफ गुड्स और द डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल टू गुड्स, कुछ डॉक्यूमेंट्स टाइटल का गुड्स का, प्लेज मेड बाय हिम व्हेन एक्टिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस of a mercantile agent shall be as valid if he were expressly authorized by the owner of the goods to make the same। मतलब उसको बात करके, अपने प्रिंसिपल से वो आपस में बात करके अपने मन से उसको प्लेज नहीं कर सकता, प्रोवाइडेड दैट द पॉनी एक्ट्स इन गुड फेथ। इसमें ये होगा, जो पॉनी जो गुड्स को ले रहा है वो गुड फेथ में काम करेगा। हैज नॉट एट द टाइम ऑफ द प्लेज नोटिस दैट द पॉनर हैज नो अथॉरिटी टू प्लेज। एक्सप्लेनेशन। मर्केंटाइल एजेंट एंड डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल shall have the meanings assigned to them in the Sale of Goods Act 1930। मैंने पहले ही आपको बताया, मर्केंटाइल एजेंट, अगर आपने सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा होगा तो आपको पता होगा मर्केंटाइल एजेंट कौन होता है, जो कमीशन पे बेसिस पे प्रिंसिपल का एजेंट रहता है, ठीक है। प्लेज बाय पर्सन इन पोजीशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब, ध्यान से देखो, when the pawnbroker has obtained possession of the goods placed by him under contract voidable under section 19, contracts where consent has been obtained by fraud, coercion, misrepresentation, undue influence, but the contract has not been decided at the time of the pledge, the pawnee acquires a good title to the goods provided he acts in good faith and without notice of the pawner's effect of title। इसको बहुत ही अच्छे एग्जांपल से समझते हैं, एकदम ये वाला यूनिट 2 एंड होने ही वाला है, ध्यान से समझना, बहुत एग्जांपल अच्छा है। मान के चलो मिस्टर एक चोर है, ठीक है। चोर ने क्या किया, गोल्ड को चोरी से चुराया है, और उसने क्या किया, उसको पता है वो डिफेक्टिव है, किसी से वो छीन कर, किसी से फ्रॉड करके, क्वेश्चन करके, मिसरिप्रेजेंटेशन करके, ठीक है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है वो। उसको मतलब जब तक वो सामने वाला पर्सन आवाज उठाता ना, उस गोल्ड को लेकर जाकर बैंक में डिपॉजिट कर दिया, ठीक है। चाहे बैंक में डिपॉजिट कर दिया, किसी मान के चलो जमींदार या ओनर को पैसा दे दिया, जो पैसा देता है, ठीक है, इंटरेस्ट पे, ब्याज पे, उसको पैसा दे दिया। अब जब तक उसको पता चलता ना, सामने वाले को, चाहे बैंक या जो पैसा दे रहा है ब्याज पे, जी ये जो गोल्ड लेकर मुझे गिरवी रखना है, ये चोरी का है, क्वेश्चन है, मिसरिप्रेजेंटेशन, गलत चीज है, गलत काम करके लाया है, तब तक मैं उसने उसे पैसा भी दे दिया और वो पैसा लेके फरार हो गया। तो इस केस में वो शो भी कर सकता है, प्लेज बाय पर्सन पोजीशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। मैंने प्लेज तो किया, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट क्या था, वॉइडेबल, वो ज्वेलरी मेरा नहीं था, मैंने किसी से छीन के लिया था, ठीक है। प्लेज वेयर पॉनर हैज ओनली लिमिटेड इंटरेस्ट। हम प्लेज कर सकते हैं जब पॉनर के पास लिमिटेड इंटरेस्ट हो, जैसे पॉनर, एग्जाम्पल से समझते हैं, देखो ध्यान से। मिस्टर एक्स फाइंड्स अ डिफेक्टिव मोबाइल फोन लाइंग ऑन द रोड। मान के चलो राहुल एक नाम का एक पर्सन है जो मोबाइल पाया रोड पे, ठीक है, डिफेक्टिव मोबाइल था, खराब मोबाइल था। ही पिक्स इट अप, गेट्स इट रिपेयर्ड फॉर ₹5,000। उसने उससे रिपेयर किया 5,000 रुपए में। ही लेटर प्लेजेस द मोबाइल फोन फॉर ₹2,000। मतलब उसने फोन पाया और उसको खराब फोन था, उसको 5,000 रुपए में ठीक करा लिया और 2,000 रुपए में उसको प्लेज कर दिया। द ट्रू ओनर कैन रिकवर द मोबाइल फोन ओनली ऑन पेइंग ₹5,000। अब मान के चलो अगले दिन मनन जो था उसका ट्रू ओनर था फोन का, और वो वापस पहुंच गया दुकान में, और वो जो मोबाइल लेने पहुंच गया ट्रैक करके या पुलिस की मदद से, तो उस केस में उसको 5,000 पहले देना पड़ेगा। क्यों भाई, तेरा फोन खराब था, सामने वाले बंदा ने उसे ठीक करा है, तो उसको पहले 5,000 दे दे, जो उसका सही में रिपेयर का जो कॉस्ट था वो 5,000 दे दो, ठीक है, फिर तुम फोन ले सकते हो। नंबर डी, प्लेज बाय अ को ओनर इन पोजीशन। को ओनर का मतलब समझ गए, मतलब एक गुड्स का 2-3 ओनर है, उसको हम बोलेंगे को ओनर, ठीक है। तो उसको भी प्लेज कर सकता है कोई भी इंसान, कोई भी को ओनर प्लेस कर सकता है। प्लेज बाय सेलर और बायर इन पोजीशन, अ सेलर इन हुज पोजीशन ऑफ गुड्स हैव बीन लेफ्ट आफ्टर सेल। इसको एग्जांपल से समझते हैं। ए बाइज अ साइकिल फ्रॉम बी।
मिस्टर ए जो है साइकिल बाय किया बी से, बट लीव्स द साइकिल विद द सेलर, सेलर के पास ही साइकिल को छोड़ दिया. बी देन प्लेसेस द साइकिल विद सी. ठीक है, जो बायर मतलब जो सेलर था उसको प्लेज कर दिया सी को, हु डज नॉट नो सेल ऑफ टू ए, उसको पता नहीं है जो ए ने उस साइकिल को ऑलरेडी खरीद चुका है वो सेलर से, एंड एक्टेड इन गुड फेथ, और सी जो है गुड फेथ में वो चीज खरीद लिया वापस से. दिस इज अ वैलिड प्लेज, इसको हम वैलिड प्लेज मानेंगे क्योंकि उसको नहीं पता था ये टाइटल जो डिफेक्टिव है टाइटल किसी और का हो चुका है, तो वो वैलिड प्लेज उसको हम मानेंगे. ठीक है, हाँ उसका राइट है जो वापस से उसको क्लेम कर सकता है, उसको शो कर सकता है. ठीक है, बेलमेंट और प्लेज में क्या डिस्टिंक्शन है, लास्ट पार्ट ऑफ द डिस्कशन समझ लेते हैं. बेलमेंट में क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस इज नोन एज बेलमेंट. बेलमेंट में स्पेसिफिक पर्पस होता है. प्लेज में क्या होता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट करें फॉर रीपेमेंट ऑफ डेट, मतलब हम बैंक के पास सिक्योरिटी डिपॉजिट करें, गोल्ड डिपॉजिट करें ताकि मुझे वापस से उसको मैं लोन का पेमेंट रीपेमेंट कर सकूं. टर्म्स एप्लीकेबल यहाँ पे दो होगा, बेलर होगा, बेली होगा. द पर्सन हुम द गुड्स आर डिलीवर्ड अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पेमेंट इज कॉल्ड अ बेली, जो गुड्स डिलीवर करेगा वो बेलर. और इसमें कौन होगा, प्लेज में पॉनर और पॉनी. पॉनर जो गुड्स को सिक्योरिटी डिपॉजिट करेगा वो पॉनर, और जो गुड्स सिक्योरिटी लेगा वो कौन होगा, पॉनी. पर्पस क्या होगा, इसमें क्या होगा, एज स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, फॉर सेफ कस्टडी के लिए हो सकता है, रिपेयर्स के लिए हो सकता है, प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स के लिए हो सकता है. इसमें क्या होगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, पेमेंट ऑफ डेट. कंसिडरेशन may be made for consideration or without consideration. मैंने बात किया था बेलमेंट में ग्रेचुटस बेलमेंट नॉन ग्रेचुटस, क्या मैंने प्लेज में ग्रेचुटस नॉन ग्रेचुटस बताया था, नहीं. सिर्फ बेलमेंट में ग्रेचुटस नॉन ग्रेचुटस हो सकता है, ग्रेचुटस हो सकता है, फ्री भी हो सकता है, किसमें, बेलमेंट में. तो जिसमें कंसिडरेशन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, पर प्लेज में ऑलवेज मेड फॉर कंसिडरेशन, याद रखना ये पॉइंट. राइट टू सेल द गुड्स, द बेली हैज नो राइट टू, हमेशा याद रखना ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जो बेली के पास नो राइट टू सेल द गुड्स, बेली उसको सामान को बेच नहीं सकता है. वो चार्जेस लो जो लगा वो क्लेम कर सकता है, शो कर सकता है, बट उसको बेच नहीं सकता है. ठीक है, द पॉनी हैज राइट टू सेल द गुड्स इफ द पॉनर फेल्स टू रिडीम द गुड्स. बैंक उस गुड्स को जो सिक्योरिटी डिपॉजिट किया अगर उसको लोन का पेमेंट और इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं आता तो उसको वो बेच सकता है, रीसेल कर सकता है या सेल कर सकता है. Right to use the goods. Bailey can use the goods only for purpose specified in the contract of bailment and not otherwise. मैंने उससे स्पेसिफिकली बोला था अब 2 दिन के लिए यूज करो, तो वो यूज कर सकता है कौन, बेली, इन द कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ बेलमेंट. बट प्लेज के केस में मैंने बैंक को रखने के लिए बोला, सिक्योरिटी गिरवी के लिए दिया, ये नहीं बोला जो आप पहन के घूमो. ठीक है ना, तो ये अपना पूरा कॉन्सेप्ट था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज के ऊपर. इस पे कुछ कुछ अपना क्वेश्चंस है जो हम लोग प्रोविजन पढ़े उस पर इसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में डिलीवरी ऑफ गुड्स होना चाहिए, बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, रिटर्न ऑफ गुड्स इन स्पेसिफिक होना चाहिए, ओनरशिप ऑफ गुड्स, प्रॉपर्टी मस्ट बी मूवेबल होना चाहिए, मैंने बताया था जो प्रॉपर्टी इमूवेबल नहीं हो सकता है, नेवर फॉर इमूवेबल गुड्स और मनी. डिफरेंस बिटवीन बेलमेंट एंड प्लेज हमने सीखा. और इसमें हम लोग ये क्या है, इसमें बेलमेंट समझना है जो कौन सा बेलमेंट था. देखो, वी पार्क्स हिज कार एट अ पार्किंग लॉट, लॉक्स इट एंड कीप द कीज विथ हिमसेल्फ. मैंने किसी को क्या गुड्स दिया, कीज दिया नहीं, तो इस केस में क्या होगा, कीज का बात करूंगा. कीज दिया मैंने खुद को, मतलब खुद पार्क किया, खुद कीज को अपने पॉकेट में रख लिया, तो इसमें मैंने बेलमेंट किया ही नहीं. सीजर ऑफ गुड्स बाय कस्टम अथॉरिटीज, हाँ ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसलिए मैं क्वेश्चन आंसर आपको करवा रहा हूँ. सीजर ऑफ गुड्स बाय कस्टम्स अथॉरिटीज, the possession of goods is transferred to the custom authorities, therefore bailment exists. यहाँ पे सेक्शन 148 एप्लीकेबल होता है, यस. ठीक है, अच्छा हाँ आपको थोड़ा अच्छे से बता दो. सीजर ऑफ गुड्स बाय कस्टम्स अथॉरिटी, कस्टम अथॉरिटी वो होता है ना जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं ना, तो उसमें जो अथॉरिटी होता है जो गुड्स को रखता है उसको हम बोलते हैं कस्टम्स अथॉरिटी. आप टैक्स में पढ़ोगे, ठीक है ना, सीएमए इंटर वाले बच्चों को कस्टम्स लॉ है वो आप उसमें पढ़े होंगे, कस्टम्स अथॉरिटी कौन होता है. तो अगर गुड्स को रखता है तो वो बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा. ठीक है, फिर हायर वाला कॉन्ट्रैक्ट है प्रोविजन, फिर ज्वेलरी वाला है सेफ गार्ड वाला जिसमें पॉनर पॉनी आएगा. ठीक है ना, फिर ड्यूरिंग रेनी सीजन 2 दिन के लिए दिया दोस्त को, अब 2 दिन के बाद, अच्छा हाँ ये वाला एग्जांपल समझता है. आर गिव्स हिज अम्ब्रेला टू एम ड्यूरिंग रेनी सीजन टू बी यूज्ड फॉर 2 days ड्यूरिंग एग्जामिनेशंस. एम कीप्स द अम्ब्रेला फॉर वीक, मैंने 2 दिन के लिए अपने दोस्त को दिया था छाता, उसने 1 हफ्ते तक रखा, भले ही वो जो अच्छे से उसको रखा था लेकिन मान के चलो आते वक्त उसके रास्ते में पैर फिसल जाता है, फिर मुझे तोड़ के वो देता है,
तो क्या वो लायबल नहीं होगा? लायबल होगा। मुझसे 2 दिन के लिए दिया था, वो 1 हफ्ते बाद मुझे वापस लौटा रहा है। भले ही वो अच्छे से लेकर आ रहा था, उसका नियत सही था, पर उसने टाइम को एक्सपायर हो गया, फिर भी वो उसको अपने पास रखा था, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? वो। फिर वही ज्वेलरी वाला केसेस है, ये सारा चीज हमने सारा पढ़ लिया। तो ये था अपना एग्जॉस्टिव रिवीजन, किसके ऊपर? बेलमेंट और प्लेज के ऊपर। ठीक है, हमने ये अपना रिवीजन शायद 50 मिनट्स का था, लेकिन इसमें हमने कोई भी चीज़ नहीं छोड़ा, सारा का सारा पॉइंट हमने डिस्कस किया है। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हो और आपको कंटेंट सच में पसंद आ रहा है, देखो 3:54 हो रहा है, मैं अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर आपको सच में ये वीडियो पसंद आ रहा है और कंटेंट को पसंद आ रहा है, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स को सबको शेयर करना, और कमेंट जरूर करना, कमेंट से मुझे मोटिवेशन आता है, और लाइक जरूर करना, लाइक देखकर खुशी होता है। थैंक यू फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर लेना यार। और आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सा चीज़ पे चाहिए, कौन सा टॉपिक पे रिवीजन चाहिए, सीए इंटर, सीएमए इंटर, जो भी टॉपिक, कोई भी सब्जेक्ट बोल लो, आपको जो चीज़ पे चाहिए आप बोलना, मैं उसे ट्राई जरूर करूँगा उस चीज़ पे वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।